पटना कलम चित्रकला। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पटना कलम चित्रकला। यह हमेशा क्वेश्चंस आते रहता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो हम लोग आंसर फॉर्मेट में इस टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है कि भारत एवं बिहार की कला परंपरा में पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्र कला शैली है। वर्ष 2010 में बिहार सरकार द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से पटना शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया गया है। अदर नेम जो है हम देख लेते हैं पटना कलम चित्रकला के। इसे कंपनी चित्रकला भी कहते हैं, कजली स्याही पद्धति शैली भी कहते हैं और पुरुषों की चित्र शैली भी है यह। नेक्स्ट हम लोग समय अवधि इसका देखेंगे। 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ये रहा था। मुख्यतः 1750 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। 1947 में जब ईश्वरी प्रसाद जी का डेथ हो गया, उसके बाद से पटना कलम जो चित्रकला है वो बंद हो गया। इसके कई कारण थे, आगे हम लोग देखेंगे। प्रमुख चित्र आज संरक्षित हैं। हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इस वीडियो में देख रहे हैं पटना कलम को, तो ज़्यादा हम लोग इधर उधर समझने और करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर फॉर्मेट देख रहे हैं। पटना संग्रहालय में, बिहार संग्रहालय में, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है, वहाँ पर भी कई चित्र जो हैं पटना कलम से रिलेटेड संरक्षित हैं। नेक्स्ट, आखिर पटना कलम जो है वो पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही पटना कलम चित्रकला के विकसित होने के क्या आधार थे? तो कई आधार थे, जैसे कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी सरकार के ऑफिसर्स का घर था, व्यापारिक केंद्र होना और मध्यवर्गीय लोग जो इन पेंटिंग को खरीदते थे। फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि कलाकार जो थे ने स्वयं के धन का इन्वेस्टमेंट किया था। जो कलाकार इस चित्र को बनाते थे वो खुद से ही इनिशिएट किए थे। यही कारण था कि वो कई जगह से माइग्रेट होकर पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वो निवास करना स्टार्ट किए थे। पटना कलम की विभिन्न विशेषताएं, तो कुछ विशेषताएं जो हैं इनको हम लोग पहले नेमिंग कर लेते हैं और एक एक करके फिर इसका हम लोग डिटेल्स दे देंगे। जैसे परिवेश, मिश्रित शैली, क्षेत्रीय विस्तार, चित्रों की अवस्थिति, विषय वस्तु, चित्र निर्माण प्रक्रिया या पद्धति, रंग प्रयोग और विविध चित्र। जो मेनली क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पटना चित्रकला जो पटना कलम चित्रकला है उसकी विशेषताएं बताएं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अपना वो यही है, विशेषताएं। अब हम एक एक विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहले परिवेश। पटना कलम में क्षेत्रीय तत्वों का समावेश हुआ है, जिसमें पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली के आंचलिक जनजीवन का प्रभाव दिखता है। फिर मिश्रित शैली। मिश्रित शैली जो टॉपिक था उसका अब हम लोग देख लेते हैं कुछ। मिश्रित शैली का मतलब है कि इसमें शामिल है स्थानीय शैली, मुगल शैली एवं ब्रिटिश शैली। और ब्रिटिश शैली के प्रभाव के कारण कुछ समीक्षक इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित तो है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। मुगल शैली में जहां भव्यता का प्रदर्शन है, वहीं पटना कलम में आम जनजीवन का चित्रण पर ध्यान दिया गया है। वास्तव में पटना शैली स्थानीय तत्वों द्वारा प्रेरित है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय विस्तार। मुख्यतः पटना एवं उसके पास के क्षेत्रों में हुआ है। पटना में लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा ये जगह हैं जहां पर कि जो चित्रकार थे, इसके कलाकार जो थे वो निवास करते थे। फिर दानापुर और आरा। नेक्स्ट विशेषता में हम लोग देखेंगे चित्रों की अवस्थिति। अधिकांश चित्र कागज पर बने होते थे, साथ ही कई चित्र चमड़ा, हाथी दांत, धातु, शीशा पर भी थे। ये कागज पर बने होने के चलते फिर जब प्रिंटिंग मशीन्स आए और डेवलपमेंट जो प्रिंटिंग मशीन्स में जो चित्र को प्रिंट कर सकें, यही मेन रीज़न था पटना कलम चित्रकला के समाप्त होने का और इसके अंत होने का, क्योंकि एक ही चित्र को कई बार प्रिंट करके बेचा जाता था, इसलिए जो चित्र थे वो बनने समाप्त हो गए। तो चित्रों की अवस्थिति हमने देख लिया कि कहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। फिर विषय वस्तु। विषय वस्तु को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट में हम लोग रखेंगे पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन का चित्रण। इस प्रकार के प्रमुख चित्र हैं जैसे कि खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, लकड़ी काटता बढ़ई, लोहार सुनार, रंगरेज, ये जितने सारे आम लोग हैं उनकी जो पेंटिंग है इसमें दिखती है। सेकेंड में हम लोग मानव चित्रण को रख सकते हैं। मानव चित्रण में मानव शरीर का, विशेषकर मुखमंडल का बहुत ही कलात्मक चित्रण हुआ है, जैसे गहरी आंखें, भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा, पुरुषों की बड़ी मूछें आदि। नंबर थर्ड में पक्षी पशु का भी चित्रण काफ़ी मात्रा में किया गया है पटना कलम में। सूक्ष्मतापूर्वक चित्रण जिसमें कि जीवंतता दिखाई देती है। सूक्ष्मतापूर्वक इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे। जैसे कुछ ये पेंटिंग है
पटना कलम के। मैंने ज़्यादा पेंटिंग्स यहाँ पे नहीं ऐड किए हैं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा। जैसे कि इस पृष्ठ की जो है मुझे काफ़ी दिख रही हैं। फिर हम लोग चित्रकला निर्माण पद्धति पर आते हैं। सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत पहले आरेख खींचा जाता है, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं। परंतु यह चित्रकला शैली इस रूप में विशिष्ट है कि इसमें चित्रों का आरेखन एवं रंगन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इसके लिए ब्रश अर्थात तुलिका के माध्यम से आरेख निर्माण एवं रंग भरना साथ साथ होता है। चित्रों के निर्माण में यह विशिष्ट पद्धति कजली स्याही पद्धति के नाम से जानी जाती है। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि इसके अदर नेम में इसे कजली स्याही पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लैंडस्केप, बॉर्डर और जो बैकग्राउंड है अर्थात कि पृष्ठभूमि का अभाव दिखाई पड़ता है। ब्रश के लिए गिलहरी के पूंछ के कोमल बाल, सुअर और भैंस के गर्दन के बालों का भी प्रयोग किया जाता है ब्रश बनाने में। रंग प्रयोग चित्रों पर मुख्यतः गहरे रंगों जैसे गहरा लाल, हरा, भूरा, पीला, नीला आदि का प्रयोग दिखता है। ये रंग प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों से प्राप्त किए जाते थे। प्रमुख कलाकार एवं चित्र हम लोग देख लेते हैं, उनके स्वरूप किस तरह से थे। अधिकांश चित्रकार पुरुष थे, महिलाएं भी रंग बनाने में हाथ बटाती थी। 18वीं सदी में सेवकराम इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार माने जाते हैं। 19वीं सदी में कई लोग आए जिसमें कि हुलासलाल, इन्होंने होली दीपावली त्योहारों का पूर्ण एवं जीवंत चित्रण किया है। महादेव लाल रागिनी गंधारी का चित्र ये बनाते हैं जिसमें नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण होता है। माधवलाल वीणा बजाती विरहिणी नायिका को दर्शाते हैं। शिवदयाल मुस्लिम निकाह करके एक पेंटिंग है उसको बनाते हैं। यमुना प्रसाद बेगमों की शराबखोरी बनाते हैं। 20वीं शताब्दी 1950 तक हम इसको लास्ट देख सकते हैं जिसमें कि राधा मोहन बाबू आते हैं। इन्हें पटना कलम का पारखी माना जाता है। छवि चित्रण के ये आचार्य माने जाते हैं। पटना कला महाविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद अंतिम कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। कुछ आलोचनात्मक समीक्षा और निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं इसकी, क्योंकि जो कभी कभी क्रिटिकल एनालिसिस भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो पटना कलम को लेकर आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ देख लेते हैं कि यदि आ जाता है तो क्या लिख सकते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में जब चित्रकला की केंद्रीय शैलियां शिथिल पड़ रही थी, तब पटना कलम जैसी चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों के माध्यम से चित्रकला अपने आंचलिक स्वरूप में विकसित होता रहा। इस चित्रकला शैली के द्वारा विभिन्न शैलियों के मिश्रण से चित्रकला के समन्वित स्वरूप को आधार मिला। इस शैली की विशेषता न सिर्फ इसके विशिष्ट निर्माण पद्धति को लेकर रही, बल्कि इसमें तत्कालीन आम जनजीवन के तत्वों का बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रण हुआ। यह बात किसी भी काल की कला शैली के लिए आदर्श तत्व होता है। इस चित्र शैली के चित्रों में लोक संस्कृति के तत्व, मानव व्यवहार, भावनाएं, विशेषकर विरह का मार्मिक चित्रण तथा हिंदू मुस्लिम समन्वय जैसे तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। इन सबके बावजूद कला समीक्षकों ने कुछ बिंदुओं पर पटना कलम चित्र शैली की आलोचना भी की है, जैसे चित्रों में लैंडस्केप, सीमांकन, बैग का प्रयोग नहीं होना। कई कला समीक्षक इस संदर्भ में यह पक्ष रखते हैं कि चित्र निर्माण में कम खर्च के उद्देश्य से ऐसा किया गया होगा। साथ ही इस चित्र शैली के चित्र आम जनजीवन के अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो ये हम लोग एक आंसर फॉर्मेट में पटना कलम चित्र शैली को देखें। यदि पटना चित्र शैली पर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे आंसर इस तरह से कुछ लिखे जा सकते हैं। आई होप सो कि ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होंगी जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।